नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो उत्तर प्रदेश का सियासी खेल और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, उन्होंने ऐलान किया है, उनकी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 7 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारने जा रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि 25 सीटों की तैयारी है। हालांकि अभी तक चर्चा थी कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका असर क्या होने वाला है, इसको लेकर आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिवार हमारे साथ। संजीव जी, जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई है उसमें लगता है ऐसा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उन्हीं के परिवार की वो ज्यादातर सीटें हैं जहां से उनके परिवार के लोग उतरने वाले हैं। तो बी टीम होने का आरोप तो, तोहमत तो लगती ही रहती है ओवैसी जी पर, और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। क्या असर देख रहे हैं इसका? देखिए, पृष्ठभूमि ये है कि पिछले दिनों ये हैदराबाद में घोषणा की गई थी एआईएमआईएम के द्वारा, उनके प्रवक्ता के द्वारा, कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ें, 5। और उन्होंने सीटें भी अपनी घोषित की थी और उन्होंने एक तरह से अपील किया था अखिलेश यादव से और कहा था कि देखिए, ये 5 सीटें आप हमें दीजिए ताकि वोटों का बिखराव ना हो, क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे। और उन 5 सीटों में जो नाम थे उसमें एक सीट तो थी नगीना। अब वो सीट जो है अखिलेश यादव ने दे दी चंद्रशेखर आजाद, जो उनके सहयोगी बन के आ रहे हैं। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय है नगीना से चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे। बहुत से लोग उन्हें रावण बोलते हैं। अब ये तो चली गई उधर। उसके अलावा आजमगढ़ के बारे में ये है कि अखिलेश खुद लड़ेंगे, जैसे कि जानकारी है अभी तक, हालांकि लिस्ट नहीं आई है। लेकिन उस सीट पर उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के राज्य इकाई, शौकत अली, वो लड़ना चाहते हैं। उनको घोषित करने का कार्यक्रम बना रखा था एआईएमआईएम ने, तो ये सीट भी चली गई, है ना। इसके बाद इसी तरह से एक सीट है आंवला की, वो चाहते थे वो कि भाई ये सीट हमें दे दीजिए। संभल चाहते थे और चाहते थे अमरोहा दे दी उन्होंने कांग्रेस को, वहां से दानिश अली लड़ेंगे। संभल में शफीकुर रहमान बर्क की उम्मीदवारी उन्होंने घोषित कर दी थी। अब वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए, तो हो सकता है अब नया नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा, परिवार से आएगा, क्या होगा? तो इस तरह से उनकी जो मांग थी 5 सीटों की, वो मांग जो है पूरी तरह से खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये हम अपनी सीटें घोषित कर रहे हैं, मतलब हमें गठबंधन आपसे नहीं चाहिए। कठिन सीटें मांग ली थी। हाँ, अब वो बड़ी मुश्किल थी उनके लिए। तो आज उन्होंने, अहमद वकार जो उनके प्रवेश प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने घोषित कर दिया। अब उन्होंने 5 के बदले में 2 और जोड़ दिए उसके अंदर, मेरठ और फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद, जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव के परिवार की सीट है, वहां कोई ना कोई परिवार वाला लड़ता है। बदायूं, वो भी घोषित कर दी है उन्होंने, वो वहां भी परिवार वाले लड़ते हैं। आजमगढ़, वहां से तो खुद ही लड़ते हैं। तो इस तरह से अब मुरादाबाद में बड़े करीबी हैं आजम खान के एसटी हसन साहब, अब वो चुनाव अभी सिटिंग है वहां से, वो भी घोषित कर दी है। और फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि गंभीरता से अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतार करके प्रचार कर देते हैं, तो तय मानिए कि एक बड़ा चंग मुस्लिम वोट्स का, क्योंकि ये सारी जो सीटें हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसमें जबरदस्त मुस्लिम आबादी है, तो ये एक बड़ा चंक वोट का चला जाएगा ओवैसी साहब की पार्टी को, एआईएमआईएम को। और आप जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर गैर भाजपा मतों का ऐसा बिखराव होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब जगहों पर जीत मिलनी तय है, मान करके चलिए। तो अब ये एक तरह से जो चौसर है उस पर डाइस फेंक दिया गया है, पासा फेंक दिया गया है। अब क्या लेते हैं कॉल इसके ऊपर, क्योंकि ये बात मैं मानता हूं कि
पब्लिक जो है वो दो तरफा वोट करने वाली है। इट्स अ टू हॉर्स रेस। एक तरफ भाजपा के वोटर्स हैं, दूसरी तरफ भाजपा के विरोधी वोटर्स हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी के केस में हमने देखा है कि जो युवा मुस्लिम मतदाता है उसके अंदर एक दीवानगी है, तो बावजूद उसके कि ज्यादातर मत अभी भी समाजवादी पार्टी को ही जाएंगे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को देने का मतलब होता है कि आप खराब कर लेंगे। ज्यादातर मुस्लिम समाज में ही ये बात भी है कि इनको देने का, लेकिन बहुत से युवा वर्ग हैं, लड़के हैं, तो वो दे डालते हैं वोट। तो वो वोट जो है वो एक तरह से मार्ग प्रशस्त करेंगे बीजेपी के उन सीटों पर जीत के लिए। बिल्कुल। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ 0.49% वोट परसेंट ही मिला ओवैसी जी की पार्टी को, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जैसे बिजनौर की, नकुड़ की, कुर्सी, शाहगंज, सुल्तानपुर, औराई, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद, ये तमाम सीटें ऐसी थीं जहां पर हार का कारण, अखिलेश यादव की हार का कारण ओवैसी साहब बने। वोट परसेंटेज कम है, जीते भी नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने परेशानी खड़ी की है। तो क्या उसको देखते हुए अखिलेश यादव के माथे पर शिकन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अब देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली तो ये है कि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को बीजेपी का बी टीम, जैसा कि आपने बताया, डिक्लेयर कर देते हैं। बावजूद इसके कि संसद में बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियों का विरोध और उसकी मुखालफत करते हुए ओवैसी जी को देखा जा सकता है। फिर भी ये कहा जाता है कि देखिए, ये तो केवल एक कम्युनल एंगल के साथ बात करती है और इस तरह की बातें कहा जाता है। पर अब प्रश्न यहां पर ये उठता है, उन्होंने, और मेरी दो तीन दफे ओवैसी जी से बातचीत भी हुई इस पे कि भैया आपको बी टीम कहते हैं, तो बोले आप हमें ये बताइए कि 2017 में क्या मैं चुनाव लड़ा था, जब अखिलेश यादव हार गए और बाकी लोग जीत गए भारतीय जनता पार्टी के, तो जब मैं उस वक्त नहीं लड़ा, जब मैंने 2019 में कंटेस्ट नहीं किया, तब भी आप हार गए, और अब मैं करता हूं तो आप कहते हैं 2022 में मैंने किया, जैसा कि आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हम हार की वजह है। आप ये बताइए कि 2005 से लेकर के 2020 तक AIMIM तो बिहार में नहीं लड़ी, तो क्यों वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मदद से नीतीश कुमार सरकार चलाए? भाई आप नहीं हरा पाए ना उनको। ये दावा है असदुद्दीन ओवैसी का, बात तो सच है। तो उनके ऊपर यह आरोप बिहार में भी लगा, जैसा कि आपने अभी कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है, जहां मुस्लिम बहुल जिले हैं, चाहे वो किशनगंज है या अररिया है या फॉरबिसगंज है, इस सुपौल है, इन सब इलाकों में आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और कैंडिडेट खड़े कर दिए खासतौर पर किशनगंज में, तो आपके तो 5 जीत गए लेकिन कई लोग हार गए। तो उन्होंने बोला कि आप निकाल लीजिए आंकड़े और तय कर लीजिए कि मेरी वजह से हारे कि कोई और वजह है, और मैं, आप मुझे वजह कह भी दे, उनका ये कहना, पर मैं तो अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रहा हूं। लड़ने का अधिकार हमें है या नहीं है, और अगर है तो मैं लड़ रहा हूं। आप मुझे गठबंधन में रखना भी नहीं चाहते और आप मुझे लड़ने देना भी नहीं चाहते। तो एक पत्रकार के रूप में ये प्रश्न तो दिमाग में आता है। देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके साथ तो DMK का गठबंधन है और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करती है। अब अभी कुछ सीटें जो इस लोकसभा के लिए घोषित हुई हैं, तो उसमें एक सीट है रामनाथपुरम की। रामनाथपुरम में ही रामेश्वरम है, रामेश्वरम टेम्पल, जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने किया है। तो रामेश्वरम की सीट, जो सीट है वो रामनाथपुरम से अभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के MP हैं, वो DMK के गठबंधन के साथ है, वो DMK के गठबंधन के साथ है और कांग्रेस DMK के साथ है गठबंधन में। तो फिर अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लिया जा सकता है, आपको लगता है कि नहीं ये जो है ये सही पार्टी है, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं इसके बारे में, तो फिर ओवैसी की पार्टी को गठबंधन सहयोगी बनाने में क्या दिक्कत है? ये एक मूल प्रश्न है जिससे इंडिया गठबंधन, या फिर यूं कहें कि गैर भाजपा गठबंधन, जूझ रहा है और इसका रास्ता नहीं निकल पाया। इसे झटके के तौर पर देखें, क्योंकि इससे पहले मायावती जी का रुख राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, वो रुख, और उसके बाद ओवैसी जी का ये कहना कि हम कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, ये दो लोग क्या बी टीम की तरह हैं, जिसकी तरफ अखिलेश यादव ने भी इशारा किया है, कोई नुकसान पहुंचा पाने में समर्थ रहेंगे इंडिया गठबंधन को, या फिर क्या अभी से क्या देखा जाए? देखिए, मायावती जी का पोटेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव तरीके से उनके उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो बहुत अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके पास एक अच्छा काडर है, और अगर वो किसी सोशल अलायंस में जाती हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन वो अकेले लड़ना चाहती हैं, तो अकेले में उनका अपना जो कोर वोट्स है वो तो उनके पास आ जाएगा, लेकिन वो मुस्लिम वोट्स ले पाएंगी या अगड़ों का वोट्स ले पाएंगी, पंडितों का वोट ले पाएंगे, जैसा कि उन्होंने लिया है, वैसा नहीं हो पाएगा। पर यहां पर देखिए, यहां पर बात दूसरी है, यहां पर एक नैतिक ताकत भी अखिलेश यादव के पास है कि हमने तो बहन जी को बनाया था, वो आना ही नहीं चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं ना, यहां तो ये व्यक्ति है असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि मेरे को साथ करो भाई, ले लीजिए, और जब आप मजबूर करोगे तो हम लड़ेंगे। तो ये एक मॉरल क्वेश्चन होगा जो कि अखिलेश यादव के सामने होगा। उनके पास 63 सीटें हैं, क्या वो 1 या 2 या 3 सीटें दे करके किसी तरह से इस मैटर को सॉल्व करेंगे? क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, इससे नुकसान तो होगा। इससे नुकसान होगा कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते हैं, आप जैसे मान लीजिए नगीना में है, नगीना में एक पवन अंबेडकर करके कैंडिडेट है, उसको खड़ा करना चाह रहे हैं ये चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, वो नुकसान करेगा, वो भी जाटव समाज से है, फिर वो नुकसान करेगा। फिर वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर ये जो डिवीजन है, अब इस डिवीजन में आप कह सकते हैं बाद में कि आप भारतीय जनता पार्टी को हेल्प करते हैं, पर वो तो लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए ये मान लेते हैं कि ओवैसी साहब अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर, मतलब एक तरह से बी टीम होकर इलेक्शन में अपना कैंडिडेट उतार देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन क्या ओवैसी साहब अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि ओवैसी साहब का अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाना हुआ तो क्या स्थिति बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा या फिर इसका फायदा ही होने वाला है तब भी? नहीं, तब कैसे होगा? देखिए, उनके पास एक अपनी सीट है, तो चलिए वो तो हैदराबाद की सीट है, वहां तो अराउंड 50% मुस्लिम्स हैं उस सीट पर, तो वो उनके पिता भी जीतते थे, वो भी जीतते हैं। पर दूसरी सीट जो निकाली गई है वो औरंगाबाद की सीट है, महाराष्ट्र में। इम्तियाज जलील, वो पहले पत्रकार थे, बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और वहां से वो जीत करके भी आए। वो सीट तो, जिसमें उस सीट में उनको मुस्लिम आबादी का समर्थन मिला ही, लेकिन साथ साथ औरंगाबाद केवल मुस्लिम सपोर्ट से नहीं जीती जाती है, यानी कि वहां पर और भी लोग जो पढ़े लिखे उम्मीदवार को देना चाहते हैं उनके वोट उनको मिले। इसी प्रकार बहुत से ऐसी जगहों पर वो खड़े अगर करते हैं अपने उम्मीदवार, तो जाहिर है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर वो साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट जो है वो खासतौर पर मुस्लिम मतों का, वो तो होता है, लेकिन वो होगा, और बीजेपी को इससे बहुत लाभ नहीं होगा। नहीं, बीजेपी जिस तरह की, मैं इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि बीजेपी जिस हिंदुत्व को लेकर आक्रामक तौर पर राजनीति में उतरी हुई है इस वक्त, और राम मंदिर के बन जाने के बाद तो और भी ज्यादा वो चीजें देखने को मिली हैं, उसमें बीजेपी के लिए ये साबित करना कि देखिए ओवैसी साहब जो कि ऐसी बातें करते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है उनके अकॉर्डिंग, वो देखिए कहाँ खड़े हैं। राम मंदिर कह लीजिए, मतलब वो हमेशा से इस बात का विरोध करते रहे, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो देखिए हम हमारी एक छवि है, लेकिन ये देखिए ये लोग किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या इसका फायदा? गठबंधन तो नहीं होगा, गठबंधन तो इंडिया गठबंधन में उनको जगह दी जाएगी, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब किस तरह से आप एकोमोडेट करते हैं उनके डिजायर्स को, कैसे वो, देखिए जो बातें, उनकी अपनी राजनीति है। उन्होंने मस्जिद ढाए जाने को मस्जिद की शहादत कहते हैं, उसके लिए उन्होंने नारे भी लगाए, आपको याद होगा अभी। तो इस अच्छा, यहाँ तो कांग्रेस और बाकी तमाम दल जो हैं वो रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, कुछ जा चुके हैं, तो ये दूसरी फिजा है।
उनका अपना स्टैंड है, उनका स्टैंड भी बहुत लोगों को शायद भाता होगा, तभी तो उनको वोट मिल जाते हैं। विधानसभा में उनको वोट नहीं मिले थे, ये बात हकीकत है। विधानसभा में वोट सबको लग रहा था कि अखिलेश यादव का समर्थन करना चाहिए, तो अखिलेश यादव का समर्थन किया गया था और ऐसा लग रहा था कि वो सरकार बनाने में सफल होंगे। और वोटिंग परसेंटेज जो है उनको अच्छी आई भी, 37% वोट सपा को आया है, कोई कम वोट नहीं है ये। कोई और परसेंट आते 3-4% तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होते। लेकिन क्या इस बार उसी तरह से मुस्लिम मत गैर विभाजित तरीके से वोट करेंगे अखिलेश यादव को, अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं? उन्होंने विधानसभा में भी खड़े किए, उन्होंने लोकसभा में भी खड़े कर दिए। उनके साथ गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता है कि वो हार्डलाइनर है, वो हार्डलाइनर है, गलत या सही उनका अपना एक लाइन है, वो हार्डलाइनर है। और वो अपनी हार्डलाइन को उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानियों को भी ठोक दिया है और बोला कि आप तो भाग के आ गए, हम तो वही हैं। तो ये सब बातें वो एक पढ़े लिखे आदमी है, विदेश से वकालत पढ़ करके आए हैं और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार वो जो पॉइंट्स उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी पॉइंट्स को बड़े गौर से सुनते हैं और उसका काट तैयार करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होता है, बहुत ही पढ़ लिख करके वो पॉइंट्स बनाते हैं। लेकिन फिर भी वो ये एंड्स अप इन बेनिफिटिंग द बीजेपी। तो इस कारण से उनका इंडिया गठबंधन के अंदर जो है समावेश तो बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे में कुछ सीटें तो होंगी हिमांशु, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। अब जैसे कि अभी मुझे जानकारी है 2 सीट तो वो लड़ा रहे हैं बिहार में, किशनगंज तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एक और सीट बगल की वो लड़ सकते हैं, अररिया लड़ सकते हैं। तो कुछ सीटें तो ऐसी होंगी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की वजह से नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। यानी कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने या फिर किसी को जिताने के लिए मैदान में होंगे, ये ज्यादा मायने रखता है। मतलब वो जीत जाएंगे ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि अब तक की उनकी जो सियासी हैसियत इन राज्यों में रही है, बिहार में ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, तो ज्यादा नहीं रही है। वोट परसेंटेज के लिहाज से भी नहीं रही है और सीटें अभी भी उनको सारा मुस्लिम समाज वोट नहीं कर रहा। हाँ, उसमें देखिए अगर किशनगंज में हार रहे हैं, किशनगंज में अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब यही है। देखिए किशनगंज, अनंतनाग सबसे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है इस कंट्री का, सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी, 100 में 80%, 85%। उसके बाद जो अगला जिला है इस देश में जो मुस्लिम आबादी का है, वो कश्मीर का कोई जिला नहीं है, वो बिहार का किशनगंज है। किशनगंज में अगर चुनाव हारे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो इसका अर्थ ये है कि वहां पे अभी भी सारी मुस्लिम जमात जो है वो वोट पूरी तरह से नहीं देती है, क्योंकि वो लॉजिक समझती है। और सबसे ज्यादा लॉजिकल और टैक्टिकल वोटर होता है मुस्लिम वोटर। वो अपने वोट को कभी वेस्ट नहीं करने देता है और वो हमेशा उस तरह से, अगर बहन जी और एसपी में ज्यादा बड़ा टक्कर अगर एसपी दे रहा है तो वो एसपी को ही देगा, बावजूद इसके कि बहन वो उसमें कोई उसका अपना खड़ा मुस्लिम खड़ा है, लेकिन वो नहीं देता है, वो इधर दे देता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को मैं कह रहा हूं कि युवाओं का कुछ समर्थन है, तो अच्छी संख्या में वो वोट काट लेते हैं और इस काटने की वजह से नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो आपके समाजवादी पार्टी का हो, ये नुकसान होगा और उनको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है कम से कम इस चुनाव तक। और एक आखिरी बात ये भी है कि कांसीराम कहा करते थे कि पहले चुनाव हरवाओ, पहला चुनाव हारने के लिए फिर हरवाने के लिए। पहले तो हम हारेंगे, हमें आप देखेंगे भी नहीं, दूसरी बार हम आपको हरवा देंगे। जैसे कि आपने कहा कि 2022 में कई सीटों पर अखिलेश यादव की हार की वजह बन गए, या तेजस्वी कहते हैं कि बहुत सी सीटें जो हैं पूर्वांचल की हरवा दिए। तीसरी दफा तब आपको स्वीकार करेंगे वो और गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। पर इसके लिए ये भी जरूरी है कि भारतीय राजनीति को जो सूट करता है, असदुद्दीन ओवैसी उस तरह के स्टैंड लें जो कि एक कॉमनली एक्सेप्टेबल स्टैंड है। हमारा देश जो है वो जिस प्रकार की एक मॉडरेट पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, विविधता में एकता देखता हाँ, हिंदू हार्डलाइनर्स को भी पसंद नहीं किया जाता है। बिल्कुल। और ये बात कही जाती है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो वोट परसेंटेज है वो 38-37 क्यों है? वो इसलिए है कि 60% ऑफ द हिंदू आबादी हार्डलाइनर नहीं है।
उसी संख्या को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसको 50 के ऊपर लेकर के जाए, 50 के ही ऊपर लेकर जाना चाह रही है। उसने भी टारगेट 75 नहीं सेट किया हुआ है या 90 सेट नहीं किया हुआ है। तो उस तरह के हार्डलाइनर्स जो है पॉलिटिक्स में, वो रिजेक्ट हो जाते हैं देश में। और ये जो है सूनर द बेटर, अगर इसको ओवैसी साहब समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए देखिए क्या होता है। ओवैसी साहब हैं और मायावती जी को भी बी टीम कहा जा रहा है, तो अब देखिए ये बी टीम मिलकर क्या कमाल करती है और क्या इंडिया गठबंधन को कोई झटका दे पाती है, भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई फायदा पहुंचा पाती है। आप वोट करेंगे और तभी पता चलेगा कि आखिरकार क्या तस्वीर बनती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइए, अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।